हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट और हम लेसन 5 पर आ गए हैं। लेसन 5 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपके पास आ चुका है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि मेंडल कौन थे, उन्हें क्या कहा जाता है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, क्यों किए, उनकी सफलता का क्या कारण था, उनकी असफलता का क्या कारण था, और मटर के पौधे के वे लक्षण जिनके कारण उन्होंने उसको चुना। इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मटर बहुत ही प्रिय जो है, एक तो हमारी सब्जी होती है ठंडियों की, है ना, सभी को पसंद होती है। अब ये मटर जो है आजकल प्रौद्योगिकी रूप धारण कर चुका है। मेंडल ने उस समय इस पर प्रयोग किए थे और क्यों किए थे, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए, आपको मैंने बताया था कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो उस समय तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उनको जाने दिया ये ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि पूरे वैज्ञानिक मिलकर अलग कार्यों में लगे हुए थे। विकासवाद पर वो अपना जातियों की उत्पत्ति और डार्विनवाद, लैमार्कवाद में उलझे हुए थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जो ये मेंडल थे, ये एक छोटे किसी स्कूल के अध्यापक थे, तो इनके प्रयोगों पर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किंतु लेटर ऑन उनकी जब वो डेथ हो गई मेंडल की, उसके बाद उनके जो दिए गए नियम थे, जो सिद्धांत थे, उस पे काम शुरू हुआ और लोगों ने उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करना, विश्वास करना शुरू किया और उन्हीं के नाम से फिर मेंडल के कार्यों को बताया गया। तो उसमें आज हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि मेंडल ने कैसे कैसे प्रयोग किए, कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया। मेंडल के जब हम नियम पढ़ते हैं तो उन शब्दावलियों का उपयोग होता है, उनका मीनिंग क्या है। मेंडल ने मटर का पौधा लिया था, उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उनमें जो लक्षण उसने लिए थे वो लक्षण कितने गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ये सब का अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो मेंडल ने जो लक्षण लिए थे। ये हमें आपको एक ऑब्जेक्टिव सबको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मेंडल ने जिन लक्षणों पर प्रयोग किए थे
वो लक्षण केवल 4 गुणसूत्र पर थे, 4 जोड़े गुणसूत्रों पर थे। मटर के पौधे में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मटर के पौधे में कुल 7 जोड़े, 7 पेयर्स। मटर में 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और मटर में जिन लक्षणों को बेस में ध्यान रखकर मेंडल ने प्रयोग किए, वो लक्षण जो थे वो कितने गुणसूत्रों पर थे? मेंडल द्वारा लिए गए लक्षण केवल 4 गुणसूत्रों पर थे, 4 गुणसूत्र पर थे। अब मेंडल ने जो लक्षण लिए थे वो केवल 4 पर थे, तो 4 पर यदि थे तो क्या वो सहलग्नता प्रदर्शित करते थे और क्या वो नहीं करते? तो कुछ लक्षण ऐसे थे जो पास पास होते हुए भी सहलग्नता प्रदर्शित नहीं करते थे, किंतु कुछ लक्षण ऐसे थे। अब आप सोच रहे होंगे ये सहलग्नता क्या है? ये लेसन आखिरी पहुंचने तक आपको सहलग्नता क्लियर हो जाएगा। सहलग्न मतलब पास पास में, लग्न मतलब जुड़े हुए, सह मतलब साथ साथ में। तो ऐसे लक्षणों के जीन जो पास पास में होते हैं, किसी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, तो उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। अब और साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उन्हें हम सहलग्न जीन कहते हैं। तो मेंडल ने जो लक्षण लिए थे उनमें से एक लक्षण ऐसा था, फली का आकार और पौधे की लंबाई। ध्यान रखिए, फली का आकार और पौधे की लंबाई, ये लक्षण ऐसा था जो सहलग्न था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ ही जाता था। यानी यदि कोई पौधा लंबा होगा तो उसके जो फल हैं, फलियां हैं, उनकी लंबाई भी अधिक होगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ही प्रकट होते थे। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सहलग्न तो होते हैं किंतु अगली पीढ़ी में एक साथ नहीं जाते क्योंकि बिंदु पथ अलग होते हैं। ठीक है, ये आप जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ये लेसन के लास्ट तक। ठीक है, तो इसमें हम जो शब्दावलियों का उपयोग करने वाले हैं, क्या क्या किया था मेंडल ने, क्या संकरण। सबसे पहले एक शब्द आप समझे, संकरण। संकरण क्या होता है? तो संकरण में क्या किया जाता है कि एक पौधे के जो पुष्प हैं उनके पराग कणों को अलग कर दिया जाता है और दूसरे पौधे के पराग कणों को चिमटी द्वारा निकाल कर उस पौधे में के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। ये क्रिया कहलाती है संकरण। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए संकरण, क्योंकि मेंडल ने अपना प्रयोग इसी क्रिया से शुरू किया था। तो संकरण क्या है? 2 पौधे लिए गए जिनके बीच में संकरण कराना है। तो एक पौधे के फूलों में से पराग कणों को चिमटी द्वारा निकाल दिया जाता है और दूसरे पौधे के पराग कणों को लेकर इस पौधे में डाल दिया जाता है। अब इसमें भी आप याद रखें कि जो पराग कण वाला पौधा होता है, जिसके पराग कण लिए जाते हैं, जिस पौधे के पराग कण लिए जाते हैं, उसमें प्रभावी लक्षण देखा जाता है, क्योंकि वही लक्षण प्रकट होंगे। उसमें प्रभावी लक्षण, अब ये प्रभावी या प्रभावी क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं, आप समझते जाएंगे। ठीक है, संकरण समझ में आ गया सबको कि एक पौधा लिया, जिस 2 पौधे लिए हमने, और वो 2 पौधे ऐसे होने चाहिए जिनमें स्पष्ट रूप से कोई तो एक लक्षण बिल्कुल अलग अलग दिखता हो, विरोधी लक्षण दिखता हो। जैसे, अब विरोधी लक्षण का मतलब है
कि एक पौधा बहुत लंबा है तो एक पौधा कैसा होना चाहिए, बौना। अब देखो, एक पौधा दूसरा पौधा दोनों मटर के ही होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के ऐसे पौधे लिए थे, जब उसने किया तो 34 प्रकार की किस्में उसने उगाई थी, और 34 किस्मों में से लगभग 22 किस्मों पर उसने प्रयोग किए थे। मटर की 22 किस्मों पर प्रयोग किए थे, और प्रयोग करने में सबसे पहला जो काम उन्होंने किया था, उस काम को कहा जाता है एक संकर क्रॉस। अभी आप जैसे जैसे ये वीडियो खत्म होने पर आएगा, आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे इससे संबंधित। एक संकर क्रॉस। अब आप ये समझें कि ये एक संकर क्रॉस क्या है। एक संकर क्रॉस, हमने आपको बताया कि मेंडल ने जो मटर के पौधों के लक्षणों का अध्ययन किया, उन वे लक्षण 4 गुणसूत्र पर स्थित थे। मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, 7 लक्षणों का अध्ययन किया, जैसे पुष्पों का रंग, पुष्पों का आकार, पौधे की लंबाई, फली का जो आकार, फिर बीजों का आकार, बीजों का कलर, बीजों का चिकनापन या झुर्रीदार, ऐसे उसने 7 प्रयोग किए थे। क्या किया उन्होंने, शब्द हैं एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर। अब ये सब क्या है ना। तो पहली बात तो ये है कि जो 22 किस्मों पर उन्होंने प्रयोग किए, उनमें उन्होंने ऐसी किस्मों को ढूंढा जिनमें 2 ऐसे पौधे लिए कि दोनों में कोई न कोई एक विपरीत लक्षण हो। ठीक, एक विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर जब उन्होंने संकरण कराया, एक विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर जब संकरण कराया जाता है, तो उस क्रिया को हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। देखिए, हो सकता है उस पौधे में और भी विपरीत लक्षण हो, लेकिन मेंडल जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने किस पर फोकस रखा, केवल एक लक्षण पर, कि उस लक्षण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस क्या है, जब एक विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर, एक विरोधी लक्षण मतलब यदि एक पौधा बहुत लंबा है तो दूसरा कैसा होगा, बौना। एक पौधे में सफेद फूल आते हैं तो दूसरे में कैसे आएंगे, पीले आएंगे। एक पौधे की फली बहुत बड़ी है तो दूसरे पौधे की फली छोटी है। एक पौधे का जो बीज है वो हरे रंग के हैं, दूसरे पौधे के बीज पीले रंग के। एक पौधे के बीज चिकने हैं, दूसरे पौधे के बीज झुर्रीदार है। तो ऐसे विपरीत लक्षणों को लेना है। ठीक, जब एक विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराना, क्रॉस यानी संकरण, संकरण यानी एक पौधे के परागकणों को निकालकर अलग कर देना और दूसरे पौधे के परागकणों को उसमें प्रतिकारक पर डालना, उसे कहते हैं क्रॉस। रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक संकर क्रॉस कहते हैं। यानी जब मेंडल ने प्रयोग शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कराया, एक संकर क्रॉस। 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें बिल्कुल ही विपरीत लक्षण थे। तो चलिए हम भी प्रयोग द्वारा सीखते हैं। इसमें आपको ना विभिन्न विभिन्न शब्दावली भी मिलेगी, वो शब्दावली आप सीखते जाएंगे साथ साथ में, अलग से मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया,
और एक लिया उन्होंने बौना पौधा मटर, ये बौना पौधा। अब उन्होंने इसका जेनेटिक अध्ययन किया था। जब जेनेटिक अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ये जो लंबा पौधा है, इसके जो लंबाई वाले लक्षण हैं वो जीन में कहाँ पर हैं। तो अब देखिए, मैंने बोला आपको मटर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 7 जोड़े। अब 7 जोड़े होते हैं तो प्रत्येक जोड़ा जो होता है उसमें इन लक्षणों के लिए यदि जो जोड़ा है उसमें एक बिंदु पथ पर जो जीन होगी, दूसरे बिंदु पथ पर भी वही जीन होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को कि हर जीव में, हर पौधे में जोड़े में गुणसूत्र होते हैं और वो जो जोड़े होते हैं उन्हें हम समजात गुणसूत्र बोलते हैं। समजात गुणसूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों में समान लक्षणों को धारण करे हुए जीन रहते हैं, समान लक्षणों को धारण करे हुए जीन रहते हैं। यानी जो जोड़ा है उसमें एक जीन पर यदि यहाँ पर लंबाई का लक्षण है तो उसमें के बाजू वाली जीन में यहीं पर किसका लक्षण होगा? लंबाई का। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने पर पाया कि इसमें जो दोनों जीन हैं लंबाई वाली वो एक जैसी हैं। दोनों कैसी है? एक जैसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने डबल टी क्यों लिख दिया, है ना। अब टी यानी क्या है? लंबे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टॉल बोलते हैं। ठीक है, और टॉल का जो पहला अक्षर है वो है टी, और चूंकि पौधा लंबा है इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसमें जो कैपिटल टी है इसको लिया गया। अब देखिए, जो बौना पौधा है, बौने पौधे को ड्वार्फ बोलते हैं, लेकिन उसका डी नहीं लेंगे। उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए लंबाई से संबंधित चूंकि लक्षण है, तो जो यहाँ पर लक्षण था लंबाई का जिसमें हमने कैपिटल टी लिया था, उसी का जो अप्रभावी लक्षण है उसे स्मॉल टी दिया। अप्रभावी क्या होता है? जो दिखता नहीं है किसी पीढ़ी में। अब कैसे दिखता नहीं है, क्या नहीं दिखता है, चलिए अपन करके देखते हैं। ये प्रयोग द्वारा ही तो उन्होंने बताया था कि लक्षण कैसे प्रभावी होते हैं और कैसे अप्रभावी होते हैं। देखिए, ये समझ में आया आपको। अब देखिए, यदि एक पौधा है वो लाल फूल वाला है, लाल फूल वाला पौधा, और एक पौधा है वो सफेद फूल वाला पौधा है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? संकेतों द्वारा। जैसे केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इतना बड़ा लिखने की जगह इतना लिख दिया, मतलब हम समझ जाएंगे ये बौना पौधा है। इसकी जगह हमने ये लिख दिया, मतलब ये लंबा पौधा है। लंबा में टी क्यों आया? क्योंकि लंबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉल, और उसका फर्स्ट लेटर हमने ले लिया। चूंकि लंबाई वाले में कैपिटल टी है तो उसी से जो स्मॉल लेटर है उसको बौने में रखा। अब यहाँ पर देखिए, लाल फूल वाला यदि पौधा है, उसके जीन को प्रदर्शित करना है, उसके रंग वाले जीन को प्रदर्शित करना है, तो लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड। ठीक, तो इसका जो पहला अक्षर है ये ले लिया। ये दर्शाता है कि जो पौधा है उसमें कौन से रंग के फूल होते हैं? लाल रंग के फूल होते हैं। ठीक है, अब ये लाल फूल वाला पौधा है, ये सफेद फूल वाला पौधा है, तो सफेद को तो व्हाइट बोलते हैं, यहाँ पर व्हाइट होना चाहिए था। लेकिन जब प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किया जा रहा है, दो पौधे हैं, तो इस समय इसको व्हाइट ना बोलकर इसको स्मॉल आर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको स्मॉल आर। ये दोनों अपोजिट लक्षण है, लाल सफेद, लंबा बौना। ठीक है, ऐसे। अब यदि हम मटर के बीज लें, मटर का बीज लें या फली का रंग लें, तो हरी फली वाला पौधा,
जो हरी फली है, फली का पौधा। ऐसे मेंडल ने क्या किया था, कुछ संकेत बना लिए थे, क्योंकि उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था, तो इतना लंबा लंबा लिखने से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हर एक लक्षणों के लिए उन्होंने क्या कर लिया था, संकेत बना लिए थे। जैसे हरी फली वाला पौधा है, हरी को क्या कहा जाता है, ग्रीन। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें ये हरी फली वाला पौधा और ये पीली फली वाला पौधा। अब उनने क्या किया था कि इसको प्रदर्शित करने के लिए जो पीला है वो येलो, ये प्रभावी होता है, तो इन्होंने इसको, ये प्रभावी लक्षण है तो ये इससे दर्शाया, और जो हरी फली थी उसको उन्होंने किससे दर्शाया, इससे। यहाँ उल्टा हो गया है, देखो हरी फली वाला जो पौधा है ये अप्रभावी है और ये कैसा है, प्रभावी है। ये प्रभावी है तो इसको कैपिटल से प्रदर्शित किया, और इसको, ये अप्रभावी है तो स्मॉल से, मतलब हर एक में उन्होंने क्या किया, इसको राउंड, यदि राउंड शेप है और झुर्रीदार है तो उसमें भी राउंड में गोल होता है ना, तो उसको उन्होंने राउंड को कैपिटल आर लिया और झुर्रीदार को स्मॉल आर लिया, संकेत द्वारा प्रदर्शित किया। अब एक संकर क्रॉस क्या है ये अपन सीखते। ये आपको समझ में आ गया कि जो दो पौधे लिए उनमें लक्षण कैसे थे, विपरीत लक्षण थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक जो संकर क्रॉस है वो कैसे किया जाता है, उसको अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मेंडल ने दो पौधे लिए, ये कैसा पौधा होगा, लंबा पौधा, ठीक। अब इसमें और भी मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, इसमें जो दो गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र, दोनों में जो जीन है लंबाई के वो सेम है, एक जैसे हैं, इसीलिए इसे और क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा समयुग्मजी। क्या कहा जाएगा, समयुग्मजी भी कहा जाएगा, क्योंकि दोनों लक्षण एक जैसे, दोनों जो गुणसूत्र है दोनों पर लंबाई वाली जीन एक जैसी है, इसीलिए इसे कहेंगे समयुग्मजी। और क्या कहेंगे इसको, शुद्ध पौधा। कैसा कहेंगे, शुद्ध पौधा। शुद्ध मतलब ये भी वैसे ही और ये भी ऐसे ही, कोई मिक्सचर नहीं इसमें। ये भी कैसा है, ये भी है समयुग्मजी, और कैसा है, शुद्ध। अब क्या किया गया, इसको नर पौधा माना गया और इसको माना गया मादा, ठीक। अब क्या, इसके, ये मादा पौधा है, मादा पौधा है मतलब इसका केवल क्या यूज किया जाएगा, वर्तिकाग्र। इसके पराग कणों को निकाल कर अलग कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसके परागकण निकाल दिए जाए, निकाल कर फेंक देंगे, अलग कर, ठीक। तो इसमें केवल कौन सा पार्ट बचा, फ्लावर का मादा पार्ट बचा, इसीलिए ये मादा हो गया। और ये वाला जो पौधा है इसके परागकणों को चिमटी द्वारा निकालकर, परागकणों को लिया जाएगा और लेकर उस पौधे के पुष्पों के मादा भाग को परागित कराया जाएगा। कराया जाएगा मतलब स्वयं नहीं होगा, ये मेंडल द्वारा कराया गया, और यदि हम प्रयोग करेंगे तो हम कराएंगे, ठीक है। अब जब ये क्रिया हुई तो अपन आते हैं थोड़ा पीछे कि जब इससे ये जो लंबे वाला पौधा है, इस लंबे पौधे में कैसा पौधा है, ये लंबा पौधा है, और ये कैसा पौधा है, ये बौना पौधा है। इसके जब युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो इसके युग्मक कैसे बनेंगे, जो दो जीन है एक जैसी दोनों अलग अलग हो जाएंगी,
और इसमें से भी जब युग्मक बनेंगे अर्धसूत्र विभाजन से तो इनके भी जीन कैसी हो जाएंगी, अलग अलग। ठीक, अब क्या किया गया, इसके परागकणों को लेकर इनमें डाला गया। ठीक है, इसका केवल नर भाग था, इसका केवल मादा भाग। तो यदि ये इससे जुड़ा तो कैसा पौधा उत्पन्न होगा, ऐसा पौधा उत्पन्न होगा। यदि ये इससे जुड़ा तो कैसा पौधा उत्पन्न होगा, ऐसा। ये कौन सी पीढ़ी है, एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। अलग कलर से कर देती हूँ, ये और ये। ठीक, अब देखिए इससे जो पौधा उत्पन्न होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि ये युग्मक है और ये युग्मक है। इनसे जो पौधा उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा, ऐसा पौधा उत्पन्न होगा। क्योंकि क्या कर दिया गया है, स्वयं हमने संकरण कराया, इसके पूरे परागकणों को इसमें डाला गया, इसके परागकणों को इसके साथ परागित होने नहीं दिया। तो ये जो नए बीज उत्पन्न होंगे, नया पुष्प से नए फल उत्पन्न होंगे, उनमें जो बीज उत्पन्न होंगे, इस पीढ़ी को, ये जो पीढ़ी उत्पन्न हुई है, इस पीढ़ी को क्या कहा जाएगा। देखिए अपन शब्दावली भी पढ़ रहे हैं। इस पीढ़ी को कहा जाएगा F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को उत्पन्न किया, ये है जनक। जनक मतलब पितृ। ये इनके पूर्वज कौन है, ये पितृ हैं, पौधे हैं। और इन पुत्र पौधों से जो पहली पीढ़ी में संतानें उत्पन्न हुई हैं, ये संतानें कैसी हैं। अब देखिए F1 जनरेशन आप समझ गए, जब पहली बार हमने परागण कराया तो जो पहली पीढ़ी उत्पन्न हुई उसे F1 जनरेशन कहा गया। और इसमें ये जो पौधे उगे हैं, जो निकले हैं, इनमें आप देख रहे हैं इन दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर है मतलब ये कैसे पौधे हैं, इन्हें कहा जाएगा, इनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे उन्हें कहा जाएगा कौन से पौधे, संकर पौधे। और क्या कह सकते हैं हम इनको, कैसे बीज है ये, विषम युग्मजी। अब ये विषम युग्मजी क्यों है, क्योंकि इनमें जो दो जीन हैं वो दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। ठीक, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, संकर पौधा। और क्या कहा जाएगा, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया। ये देखो ये समयुग्मजी था, ये समयुग्मजी था। युग्मज, युग्मज ने जो जोड़ा था वो एक जैसा था। यहाँ पर ये जो जोड़ा है दोनों कैसे हैं, अलग अलग। यहाँ क्या क्या सीखा हमने अभी, देखो कि जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे प्रभावी पता चलता है, ये अपन धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आप प्रभावी को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि एक संकर क्रॉस में जो दो पौधे लिए जाते हैं उनमें विरोधी लक्षण होना चाहिए और उनमें संकरण कराया जाता है। ठीक, जिससे जो पहला बीज उत्पन्न होते हैं फ्लावर्स में, उन्हें कौन सी जनरेशन कहा जाता है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे सब कैसे पौधे उत्पन्न होंगे, संकर पौधे। संकर मतलब उसमें जो दो जीनों का जोड़ा है उनमें लक्षण कैसे होंगे, एक दूसरे से विपरीत। अभी हम एक ही लक्षण की बात कर रहे हैं, वो जो एक लक्षण लंबाई का है वो एक दूसरे का कैसा होगा, विरोधी। और इस स्थिति में कि जब एक जीन के किसी एक जोड़े में ही विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है कौन सी स्थिति, विषम युग्मजी स्थिति। ठीक है, तो समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, समझ में आ गया। अब ये शुद्ध हमने पौधा बोला था, इसको हम शुद्ध पौधा नहीं बोलेंगे, इसको हम कौन सा पौधा बोलेंगे, अशुद्ध। क्यों अशुद्ध है ये, क्योंकि इसमें एक लक्षण जो है अलग है, दूसरा लक्षण कैसा है, अलग है। मतलब अलग अलग शब्दावली अलग अलग बुक्स में, अलग अलग नोट्स में आपको मिलेंगी। इसे शुद्ध पौधा कहा जाएगा तो इसे संकर पौधा कहा जाएगा। ये समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है ना।
और ये शुद्ध पौधा है और ये अशुद्ध पौधा है। ऐसा ही सेम इधर भी है, ये समयुग्मजी है, ठीक, और ये कैसा है, विषमयुग्मजी। ये सामान्य जो शुद्ध पौधा है, ये कैसा पौधा है, अशुद्ध पौधा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे और संकरण कराया उन्होंने, तो इससे जो अब युग्मक उत्पन्न होंगे, इससे युग्मक उत्पन्न होंगे और इससे युग्मक मीन्स अंडकोशिका और परागकण। तो कैसे उत्पन्न होंगे, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, है ना, ये दोनों अलग अलग होंगे जीन, आर्धसूत्री विभाजन वाला। इसमें भी कैसे युग्मक उत्पन्न होंगे, इस तरह के युग्मक उत्पन्न होंगे। अब इनमें यदि इनको स्वपरागित होने दिया जाए, स्वपरागित होने दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या क्या हो सकता है। स्वपरागित होने की स्थिति में क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस करे तो ऐसा पौधा उत्पन्न होगा, ऐसा वाला बीज उत्पन्न होगा। यदि ये इसके साथ क्रॉस करे तो कैसा उत्पन्न होगा पौधा, ऐसा उत्पन्न होगा। यदि ये जो है ये इसके साथ क्रॉस करे तो कैसा पौधा उत्पन्न होगा, ऐसा पौधा उत्पन्न होगा। और यदि ये इसके साथ क्रॉस करे तो कैसा पौधा उत्पन्न होगा, ऐसा पौधा उत्पन्न होगा। ये आपको दिख रहे हैं, इस तरह से पौधे उत्पन्न होंगे। और भी क्रॉस हो सकते हैं, और भी क्रॉस, और कैसा हो सकता है, ये इसके साथ क्रॉस करेगा। यदि ये और ये आपस में क्रॉस करेंगे तो इनके क्रॉस होने से भी कैसा पौधा उत्पन्न होगा, ऐसा पौधा उत्पन्न होगा, है ना। ये आपस में क्रॉस करेंगे तो ऐसा पौधा उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी वैरायटी हमको मिल गई। कैसे मिली, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तीन पौधे हमको कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे जीन इनके दिख रहे हैं। लेकिन ये कैसा दिख रहा है हमको, ये शुद्ध पौधा मिल रहा है। ये भी कैसा पौधा मिल रहा है हमको, शुद्ध पौधा मिल रहा है। और जब ये हमें पौधे मिले तो इस पीढ़ी को क्या कहा जाएगा, इस पीढ़ी को कहा जाएगा F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहा जाएगा, F2 पीढ़ी। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि समयुग्मजी क्या है और विषमयुग्मजी क्या है। ये समयुग्मजी है, ये समयुग्मजी है, और ये कैसे हैं, विषमयुग्मजी। अब हम देखते हैं कि ये पौधे हाइट में कैसे होंगे। यहाँ तो ये कैसे थे, हाँ यहाँ पर ये छूट गया, देखिए ये छूट गया है कि ये जो पौधे हैं ये लंबाई में कैसे होंगे, ये भी लंबा पौधा होगा और ये भी कैसा होगा, लंबा। कैसा पौधा होगा, लंबा पौधा। ये भी कैसा पौधा होगा, लंबा। क्यों, यहाँ पर बौने का लक्षण तो मौजूद है लेकिन प्रभावी नहीं है। प्रभावी ना होने के कारण वो उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। ये प्रभावी है इसीलिए इसके लक्षण दिखाई दे रहे। तो जितने भी पौधे पहली पीढ़ी में प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। अब लंबे हैं लेकिन इनमें कहीं ना कहीं बौनेपन का लक्षण छुपा है। ये कैसे पता चलेगा, जब इन दोनों में क्या कराया गया, संकर, तो पता चला कि एक ऐसा पौधा भी हमें प्राप्त हो रहा है। और ऐसा पौधा फर्स्ट पीढ़ी में नहीं था। पहली पीढ़ी में कोई भी बौना पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। जितने भी पौधे उत्पन्न हुए सब लंबे पौधे थे। जब सब लंबे पौधे थे और उन लंबे पौधों के बीच में ही क्रॉस कराया गया तो फिर एक बौना पौधा उत्पन्न कैसे हो गया, है ना। ये लक्षण, ये सोचने वाली बात है ना। तो इससे क्या पता चला कि ये जो लंबे पौधे थे इनमें कहीं ना कहीं बौनेपन का लक्षण छुपा हुआ था जो F2 पीढ़ी में प्रकट हो गया, तो भी सीमित मात्रा में, कम मात्रा में प्रकट हुआ। अब ये और ये जितने पौधे दिख रहे, ये कैसा पौधा होगा, बौना। ये कैसा पौधा होगा, बौना पौधा।
और ये जितने पौधे हमको दिख रहे हैं ये सब कैसे पौधे होंगे? लंबे पौधे। कैसे पौधे होंगे? ये लंबे पौधे होंगे। ये 4 लंबे पौधे और एक बौना पौधा। एक बौना पौधा मिल रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि F1 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण गायब नहीं हो गया था, वो कहीं ना कहीं F1 पीढ़ी में छुपा था, जो आकर अब F2 पीढ़ी में प्रकट हो गया। बात समझ में आ रही बच्चों आपको? यहाँ एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, इनके बीच में परागण कराया गया, जिससे F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए सब लंबे थे। सब पौधे कैसे थे? लंबे थे। एक भी बौना पौधा उत्पन्न नहीं हुआ, सब लंबे थे, बौना पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। मीन्स लंबा जो पौधा था वो ज्यादा प्रभावी था, इसीलिए तो सारे पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। अब लेकिन आश्चर्य कि आखिर ये बौनेपन वाला जो जीन था ये गया कहाँ? खत्म हो गया क्या? तो उसके लिए अगला प्रयोग किया, जिसमें F1 पीढ़ी के जो पौधे थे इनमें क्या कराया गया? आपस में क्रॉस कराया गया। जब आपस में क्रॉस कराया गया तो उस समय पाया गया कि एक बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। मतलब बौनेपन का लक्षण कहीं ना कहीं F1 पीढ़ी में छुपा हुआ था, जो F2 पीढ़ी में प्रकट हो गया। मतलब लंबे पौधे में भी बौनेपन का लक्षण कहीं ना कहीं था, खत्म नहीं हुआ, उसने अपने आप को प्रकट किया। वो मिक्स्ड नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ कि लंबा और बौना मिलकर एक मझले कद का पौधा उत्पन्न कर दे, ऐसा भी नहीं हुआ। शुद्ध रूप से वो बिल्कुल क्या हो गया? अलग हो गया। कौन सा? बौना पौधा। बौने पौधे के जो लक्षण थे वो बिल्कुल अलग हो गए। अब ये जो पौधे मिले, इन पौधों में सब पौधे कैसे थे? लंबे थे। इनका जब जेनेटिकली इनको देखा गया तो पाया गया कि इसमें से जो एक पौधा था वो पूर्ण रूप से समयुग्मजी शुद्ध लंबा पौधा था। देखिए मेरे शब्द आप सुनिए, समयुग्मजी शुद्ध लंबा पौधा। ये इसको हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी अशुद्ध लंबा पौधा। अब इसको मैंने, ये दोनों पौधे लंबे, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, सब लंबे हैं, लेकिन इनमें से ये जो 3 है ये एक जैसे दिख रहे हैं हमको और ये एक अलग दिख रहा है। ये लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है। ये शुद्ध पौधा है, ये संकर पौधा है, अशुद्ध है, संकर पौधा है। ठीक है। अब इसी चीज को 2 शब्दों में बोला जाता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या कहा जाता है 2 शब्दों में? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आप देखिए जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या, ये शब्द हमको मालूम होना चाहिए यदि हम मेंडल के नियम पढ़ रहे हैं। तो फिनोटाइप का हिंदी यदि शब्द हम बोले तो वो शब्द होता है लक्षण प्रारूप। जीनोटाइप का हिंदी शब्द होता है जीन प्रारूप। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि हम बाहरी लक्षण देखें तो ये पौधे हमको एक जैसे दिखेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये 4 पौधे हमको एक जैसे मिले और सब लंबे हैं। एक पौधा जो है वो बौना है। मतलब बाहरी लक्षणों को देखा, मतलब हमने क्या देखा? लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। और यदि हम जेनेटिकली अध्ययन करें तो हम पा रहे हैं कि हमें कितने प्रकार के पौधे यहाँ प्राप्त हुए हैं? 3 प्रकार के। कैसे 3 प्रकार के? समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी बौना और विषम युग्मजी लंबे। 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है। अब ये हम कैसा बोल रहे हैं? जीन देखकर कि जीन कैसी है, संकर जीन है या फिर शुद्ध जीन है।
तो ये जो हमने बोला उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। यानी पौधे जीनोटाइप कैसे हैं, जीन कैसी है, फिनोटाइप कैसी, यानी उनके लक्षण कैसे हैं। तो जब F2 पीढ़ी का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जीनोटाइप जो पौधे थे और फिनोटाइप पौधे थे उनकी गिनती में अंतर था। जो फिनोटाइप थे वो उनका अनुपात यदि हम देखें तो 4:1 आता है, और यदि हम जीनोटाइप देखें तो आता है अनुपात इसका 1, इनका 3 और इसका 1। ये कौन सा अनुपात है, जीनोटाइप। ठीक, और फिनोटाइप यदि हम देखें तो फिनोटाइप मतलब लक्षण। यदि हम लक्षणों को देखें तो कैसा आ रहा है अनुपात, 4:1, 4 लंबे 1 बौना। यदि हम जीनोटाइप देखें तो 1 समयुग्मजी लंबा, 3 विषमयुग्मजी लंबे और 1 समयुग्मजी बौना। शब्दों से आप परिचित हो चुके होंगे, समयुग्मजी, संकर, शुद्ध, है ना। विषम युग्मजी समझ में आ गया सबको। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, F2 पीढ़ी क्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में ये जो पौधे प्राप्त हुए हैं इनमें से संकर पौधे लेकर यदि इनमें फिर से संकर आपस में कराया जाए तो जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी उसे कहा जाएगा F3 पीढ़ी। क्या कहा जाएगा, F3 पीढ़ी। अब F3 पीढ़ी में क्या होगा, उसमें भी 75% लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 25% बौने पौधे प्राप्त होंगे। और वो जो 75% लंबे पौधे प्राप्त होंगे उनमें भी कुछ कैसे होंगे, समयुग्मजी, और कुछ कैसे होंगे, विषम युग्मजी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको शब्दावली। ये एक संकर क्रॉस क्या है, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, ये सब आपको समझ में आ गया होगा पूरे लोगों को। एक संकर क्रॉस क्या है, जब किसी एक लक्षण को ध्यान में, एक विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर 2 पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो इस क्रिया को हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। इनमें जो मुख्य रूप से शुरू में 2 पौधे लिए जाते हैं उन्हें जनक पौधे कहा जाता है। जनक पौधों में संकरण कराया जाता है फोर्सफुली, और उससे जो जनरेशन प्राप्त होती है उसे F1 जनरेशन कहते हैं, जिसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं जबकि पौधे संकर होते हैं। तो अब जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देता उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी। अब आप देखो यहाँ पर 2 शब्द ध्यान रखें। प्रभावी लक्षण कैसे पता चला कि जब F1 पीढ़ी 2 विपरीत पौधे लिए थे, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लक्षण प्रभावी है। तो हम क्या करेंगे, 2 पौधे लेंगे जिनमें बिल्कुल विपरीत लक्षण है, उनको आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने पर जो पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे, पहली पीढ़ी के पौधों को हम देखेंगे कि इस वाले पौधे के लक्षण है या इस वाले पौधे के लक्षण है। जिस पौधे के लक्षण पहली पीढ़ी के पूरे पौधों में दिखाई दे रहे हैं वह उस लक्षण को क्या कहा जाएगा, प्रभावी लक्षण। और जो दूसरे पौधे का वो लक्षण जो छुप गया, जो पहली पीढ़ी में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। ठीक, तो प्रभावी लक्षण क्या है, जो पहली पीढ़ी में दिखाई देता है। अप्रभावी लक्षण क्या है, जो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। तो फिर कब दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई ना देकर अगली पीढ़ी जब आपस में संकरित करती है तो अप्रभावी लक्षण का कोई ना कोई एक पौधा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसे ऐसी जो F2 पीढ़ी में दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक आध कहीं दिखाई दे जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा लक्षण वाला पौधा, अप्रभावी लक्षण वाला पौधा। प्रभावी लक्षणों वाले पौधे के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को कैपिटल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसी का जो स्मॉल लेटर है उसको अप्रभावी लक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो ऐसा पौधा
जिसका जो लक्षण अप्रभावी लक्षण वाला पौधा है उसका कुछ भी नाम हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे यहाँ पर ये अप्रभावी लक्षण हुआ, क्यों? क्योंकि पहली पीढ़ी में दिखा ही नहीं, तो इसका अंग्रेजी नाम बोने का ड्वार्फ है, लेकिन डी का कहीं आता पता नहीं है। सबका क्या आ रहा है? टी फॉर टाइगर। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है जो पहली पीढ़ी में दिखा। कौन सा पौधा दिखा? लंबे पौधे दिखे। लंबे मतलब टॉल, टॉल मतलब टॉल का जो पहला लेटर है वो क्या है? टी। तो लंबा दिखा, इसीलिए उसे किससे प्रदर्शित किया गया? कैपिटल टी से। और जो नहीं दिखा उसे किससे प्रदर्शित किया गया? स्मॉल टी। इतना सबको समझ में आ गया? ये हमने आज पढ़ा एक संकर क्रॉस। तो ये आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मेंडल के नियम पढ़ने के पहले जो जो शब्दावली हमें मालूम होना चाहिए वो आपको मैंने आज बताई है। एक संकर क्रॉस है, ये आपको बताया है। एक संकर क्रॉस की परिभाषा क्या होती है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक संकर क्रॉस क्या है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है कि एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर जब दो पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। वो एक संकर क्रॉस, मैंने एक लक्षण लेके आपको बताया कि एक लंबा और बौना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे विरोधी लक्षण हैं जो मटर की प्रजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। और आपके लिए प्रश्न, पहला प्रश्न, पहली पीढ़ी में दिखाई देने वाले पौधों को में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? दूसरा प्रश्न, अप्रभावी लक्षण किस पीढ़ी में उत्पन्न होता है? तीसरा प्रश्न, एक संकर क्रॉस क्या है? चौथा प्रश्न, मटर के पौधे में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? और अगला प्रश्न है कि मटर के जितने लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया वो कितने गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं? ठीक है, सब इस वीडियो में बताए गए प्रश्न हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप इनके उत्तर जरूर